आज हम लोग कक्षा 12 में इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि इतिहास जानने के 3 स्रोत या साधन होते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। आज के अध्याय में हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरण को इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में इसलिए समाहित किया जाता है क्योंकि ये विदेशी यात्री भिन्न भिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते थे। स्थानीय लेखक जो होते थे उनका नजरिया इनसे भिन्न होता था, जबकि ये छोटी छोटी दैनिक गतिविधियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी अपने वृत्तांत में स्थान प्रदान किया करते थे, उनको देखते थे, समझते थे और लिखते थे। जबकि स्थानीय लेखक दैनिक गतिविधियों की सूक्ष्म बातों को अपने लेखन में नजरअंदाज कर दिया करते थे। इस दृष्टिकोण से इन विदेशी यात्रियों का विवरण इतिहास जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बच्चों, आज के अध्याय में हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, विदेशी यात्री जो हम लोगों को अध्ययन करना है आज 10वीं से 17वीं सदी तक में भारत में आए विदेशी यात्रियों के विवरण के अध्ययन के आधार पर तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करें। आज के अध्याय में हमें 3 विदेशी यात्रियों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये विदेशी यात्री अल-बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, दूसरे हैं इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आए थे, और तीसरे स्थान पर हैं फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आए थे। आइए सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ करते हैं 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आए विदेशी यात्री अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी का पूरा नाम मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बिरूनी था, लेकिन इतिहास में ये अल-बिरूनी के नाम से ही जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का केंद्र था, जहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनका प्रारंभिक जीवन वहां पे बीता। इन्होंने अनेक भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। ये बच्चों सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान इनको था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हिब्रू भाषा किससे संबंधित है? विचार कीजिए। हिब्रू जो है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हिब्रू भाषा यहूदियों से संबंधित है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, संस्कृत का ज्ञान उन्होंने भारत आने पर प्राप्त किया था। ये भारत में आके उन्होंने भाषा सीखी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल-बिरूनी का यात्रा कि किस प्रकार से ख्वारिज्म से उन्होंने भारत तक की यात्रा की। बच्चों, सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर सुल्तान महमूद के आक्रमण के पश्चात वह अनेक विद्वानों के साथ गजनी लाए गए। ध्यान दीजिएगा, एक 1017 ईस्वी में वो गजनी लाए गए। गजनी में उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया। इसके पश्चात महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत में आकर इन्होंने अनेक वर्ष बिताए और यहां पर उन्होंने संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आके उन्होंने क्या क्या सीखा? संस्कृत,
अभी हमने आपको बताया था कि संस्कृत भारत में सीखी थी, संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी ने संस्कृत में अनेक कृतियों का अरबी में अनुवाद भी किया। इन्हीं में से प्रमुख है पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ। इसके अतिरिक्त उसने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के कार्यों का भी संस्कृत में अनुवाद किया। बच्चों, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस अध्याय से जुड़ी है, हमको ध्यान देना है कि इन अनुवाद के माध्यम से यहां पर हमने क्या सीखा। देखिए, विदेशी यात्रियों के, कोई भी विदेशी यात्री, अल-बिरूनी भी और इसके अतिरिक्त कोई भी विदेशी यात्री जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहां पर जाके अध्ययन करना, सीखना, अनुवाद करना, एक ग्रंथ का दूसरे, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, तो इससे एक देश के दूसरे देश के निवासी जो हैं वहाँ की संस्कृतियों का, ज्ञान विज्ञान का, सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान होता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल-बिरूनी की कृति किताबुल हिंद के बारे में। अल-बिरूनी की कृति किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है जो अत्यंत सरल व स्पष्ट है। किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन किया है। उसने जो कुछ भी भारत में उस समय देखा, उन सभी विषयों को अपने लेखन में उसने समाहित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से विषय उसने लिए। उसने लिया है धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया। बच्चों, कीमिया जो है वर्तमान समय में अगर आप इसको देखेंगे तो रसायन शास्त्र से संबंधित मान सकते हैं। ये कीमिया जो है, ये आप इसको केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं उससे संबंधित मान सकते हैं, एक शाखा है उसकी। रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों को उसने अपने लेखन में समाहित किया। और किताबुल हिंद में अध्यायों की कुल संख्या थी 80 अध्यायों में इसने अपने पूरे वर्णन को समाहित किया। अल-बिरूनी ने लेखन में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। यह विशिष्ट शैली जो थी बच्चों, ये सामान्यतः विशिष्ट थी, लेकिन प्रत्येक अध्याय में ऐसी शैली का यद्यपि प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अधिकांश रूप से उसने अपने लेखन में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। इस विशिष्टता इसकी ये थी कि आरंभ में इसमें एक प्रश्न होता है और इसके बाद इसमें संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित उसका वर्णन और फिर अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अल-बिरूनी का दृष्टिकोण लेखन में आलोचनात्मक भी था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि अल-बिरूनी ने संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी अनुवादों के माध्यम से दंत कथाओं, खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त बच्चों, लेखन में अल-बिरूनी ने कुछ अवरोधों का भी उल्लेख किया है। यहां अवरोधों से आशय लेखन में आने वाली बाधाओं से है। ये कैसी बाधाएं थी, आइए इसको समझते हैं। बच्चों, जब अल-बिरूनी ख्वारिज्म और गजनी से होते हुए भारत तक की यात्रा उसने की, तो भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृतियों से गुजरते हुए वो जब भारत आया और यहाँ की सभ्यता संस्कृति का अध्ययन किया और जब उसको लिखने का प्रयास किया, तो उसको सबसे पहला जो अवरोध दिखा, जो सबसे पहली बाधा आई, वो थी भाषाई अवरोध। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि उसको विचारों में पिरोना और लिखना में उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसको दूसरे जो अवरोध उसको दिखाई दिया वो था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता संबंधी अवरोध। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता
पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति से भी अंश उद्धृत किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल बिरूनी का जाति व्यवस्था संबंधी विवरण। जाति प्रथा के संबंध में भी अल बिरूनी ने विवरण एक बहुत ही उल्लेख किया है, यहाँ का विवरण दिया है। अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। अन्य समुदाय में प्रतिरूप का मतलब है तुलनात्मक अध्ययन किया। उसने पूर्व में जो सभ्यताएं देखी हुई थी वहां से उसने भारतीय सामाजिक वर्ग की तुलना की तुलनात्मक अध्ययन किया। उसने भारतीय सामाजिक वर्ग की तुलना प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्ग से की है। उसके अनुसार प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्ग थे घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरे स्थान पर है भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, तीसरे स्थान पर थे खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक और चौथे स्थान पर थे कृषक और शिल्पकार। उसके अनुसार तत्कालीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। उसने इन 4 वर्णों की तुलना उपर्युक्त 4 वर्णों से की है। इन 4 वर्णों से उसने की है। भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अल बिरूनी लिखता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्म के सिर से हुई थी, क्योंकि ब्रह्म जो है वो प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा रूप है और सिर जो होता है शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्म के सिर से मानी जाती है। उसके बाद उसने क्षत्रियों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्म के कंधों और हाथों से हुई है। तीसरे स्थान पर उसने वैश्य का उल्लेख किया है। उसके अनुसार वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्म की जंघाओं से हुई है। और चौथे स्थान पर वो शूद्रों का उल्लेख करता है। उसके अनुसार शूद्रों का सृजन ब्रह्म के चरणों से हुआ है। इसके अतिरिक्त अल बिरूनी ने एक और वर्ग का उल्लेख किया है, अंत्यज नामक एक वर्ग का और उल्लेख किया है। यह वर्ग जो था वर्ण व्यवस्था से परे था और यह आर्थिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। यह काम करने वाला वर्ग था। यह कृषक और जमींदारों के लिए सेवाएं देने वाला वर्ग था और ये अर्थतंत्र में चूंकि सेवाएं देता था इसलिए ये आर्थिक तंत्र में भी सम्मिलित माना जाता है। अल बिरूनी के अनुसार वर्ण व्यवस्था के अंतिम 2 वर्ण जो थे वो समाज में एक साथ गांवों और शहरों में एक साथ निवास करते थे। अंतिम 2 वर्ण मतलब वैश्य और शूद्रों के बारे में वो कहता है कि ये समाज में मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे गांवों और शहरों में। इनके मध्य में सामंजस्य उसने प्रदर्शित किया है। आइए अब अध्ययन करते हैं 14वीं शताब्दी में भारत आए विदेशी यात्री इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का ग्रंथ यात्रा वृतांत रिहला है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में तंजीर नामक एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ था। तंजीर नामक स्थान पर एक बहुत ही उच्च शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ये शिक्षा मेधावी भी थे और उच्च शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण इन्होंने बहुत कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्ररूढ़ शिक्षा प्राप्त भी कर ली थी। किंतु इन्होंने ज्ञान का वास्तविक आधार यात्राओं को माना, पुस्तकों को न मान करके इन्होंने ज्ञान का वास्तविक आधार जो है वो यात्राओं को माना और इसीलिए ये एक देश से दूसरे देश, विभिन्न देशों की इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। बच्चों यहाँ पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि अल बिरूनी और इब्न बतूता का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। दोनों ही उच्च शिक्षित थे
लेकिन एक और अल-बिरूनी थे जिनके ज्ञान का आधार पुस्तकीय ज्ञान को उन्होंने आधार बनाया था। बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। जिन भाषाओं को वो नहीं जानते थे उसको वो अनुवादों के माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया था, पढ़ा था और लिखा भी था। जबकि दूसरी ओर एक उच्च शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्रूढ़ शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी इब्न बतूता जो थे, इन्होंने ज्ञान का वास्तविक आधार जो था वो पुस्तकों को ना मान करके यात्राओं को माना, और इसीलिए ये अनेक देशों में इन्होंने बहुत यात्राएं की। ये भारत भी आए, लेकिन भारत आगमन के पूर्व भी इन्होंने अनेक यात्राएं की थीं। ये यात्राएं थीं मक्का की तीर्थ यात्रा, इराक, फारस, यमन और ओमान की यात्रा, और पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाह की यात्रा। बच्चों, अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार इब्न बतूता अब सन 1333 ईस्वी में किस प्रकार वो दिल्ली की यात्रा करते हैं, दिल्ली कैसे पहुंचते हैं। बच्चों, सन 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से वो सिंध पहुंचे, और सिंध से वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए वो दिल्ली आए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक वो इस पद पर उन्होंने काम भी किया, लेकिन सुल्तान के प्रति विश्वास खो देने के कारण कुछ समय के बाद उन्हें कारागार में बंदी बना लिया गया, और फिर उसके बाद कुछ समय के उपरांत उन्हें कारागार से मुक्त किया गया और फिर से पुनः राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित भी किया गया। राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित होने के कुछ समय के बाद ही उन्हें सन 1342 ईस्वी में सुल्तान के दूत के रूप में मंगोल शासक से मिलने के लिए चीन जाने का आदेश दिया गया। चीन जाने का आदेश उनको अवश्य दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसी समय इब्न बतूता चीन की यात्रा उन्होंने प्रारंभ नहीं की, बल्कि वे मालाबार के रास्ते मालदीव गए, जहां पर वे 18 महीने तक काजी के पद पर रहे। मालदीव के बाद उन्होंने श्रीलंका जाने का निश्चय किया, और श्रीलंका के बाद वह एक बार मालाबार आए, और मालाबार से मालदीव की यात्रा उन्होंने फिर से एक बार की। फिर मालदीव से दोबारा मालदीव आने के बाद उन्होंने फिर से चीन जाने का अपना निश्चय किया अपने पूर्व आदेश के अनुसार, और अब चीन जाने के पूर्व वो बंगाल गए, बंगाल से असम गए, असम से उन्होंने सुमात्रा की यात्रा की, और सुमात्रा से वह चीनी बंदरगाह नगर जायतून नामक जगह पर गए। ये जो था, ये जायतून जो है बच्चों, ये चीन में है, और ये एक बंदरगाह नगर है। ये एक बंदरगाह नगर है जिसे वर्तमान समय में क्वांझू नाम से भी जाना जाता है। क्वांझू में कुछ समय तक रहे, इसके बाद चीन की उन्होंने और यात्रा की, और फिर चीन में वो बीजिंग तक गए। बीजिंग में गए, लेकिन बहुत समय तक बीजिंग में या चीन में नहीं रुके, और उसके पश्चात उन्होंने सन 1347 ईस्वी में अपने देश मोरक्को लौटने का निश्चय किया। अपने देश मोरक्को लौटने के पर इन्होंने यहाँ पर जो तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन यात्रा वृत्तांत में किया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इब्न बतूता ने लिखा है कि उसे अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जब इतने देशों में एक यात्रा कर रहे थे तो बच्चों स्पष्ट सी बात है कि उनको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये जो परेशानी थी, कभी बीमारी के कारण, कभी डकैतों के कारण, कभी एकाकीपन के कारण, यात्राओं में उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में इन समस्याओं का उल्लेख भी किया है। मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा में इब्न बतूता का जो लोगों का समूह था उसको डाकुओं का सामना करना पड़ा, और अनेक लोग जो थे वो डाकुओं द्वारा मारे गए। किसी तरह इब्न बतूता अपनी जान बचा करके आगे बढ़े। इब्न बतूता ने इस घटना का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है।
लंबी लंबी यात्राओं में बहुत दिनों तक कई बार अकेले जाना पड़ता था, तो एकाकीपन का भी बड़ा अकेलापन लगता था उनको जाने में। कई बार बीमार हो जाया करते थे तो बीमारी का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन ये सारी समस्याओं के बावजूद इन्होंने बहुत यात्राएं की, अनेक देशों में गए और फिर इतनी यात्रा करने के बाद उन्होंने वापस अपने देश मोरक्को लौटने का निश्चय किया। इब्न बतूता अपने निवास स्थान मोरक्को लौटने के पूर्व उन्होंने अनेक यात्राएं की। ये यात्रा कहां की उन्होंने? ये यात्रा की उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में, मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में और चीन में। इतनी यात्राओं को करने के बाद वो अपने देश मोरक्को लौट गए और मोरक्को लौटने पर वहां के स्थानीय शासक के निर्देश पर इब्न जुज़ाई नामक व्यक्ति ने उनके यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध किया। इब्न जुज़ाई ने अपनी यात्रा वृतांत, जब यात्रा वृतांत लिख रहे थे तो उसकी प्रस्तावना में इब्न जुज़ाई ने लिखा है कि स्थानीय शासक के एक शालीन निर्देश पर, जो वहाँ के राजा थे उनके एक शालीन निर्देश पर इब्न बतूता को कहा गया कि वे विभिन्न देशों में अपने जो संस्मरण थे, अपने जो अनुभव थे, देशों के राजाओं से मिलने के जो अनुभव थे, वहाँ की रोचक घटनाओं के बारे में, अनेक देशों के राजनीतिक शासकों के बारे में, संतों के बारे में वो अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध कराएं। और शासक के इस निर्देश पर इब्न बतूता ने इस यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध कराया। उसके यात्रा वृतांत से इब्न जुज़ाई लिखता है कि इब्न बतूता के यात्रा वृतांत से जब लिखा गया और उसको पढ़ा गया तो उसके मस्तिष्क को मनोरंजन और आँख और कान को प्रसन्नता प्राप्त हुई और साथ ही साथ कुछ सीख भी मिली, कुछ उपदेश भी मिले और अलग अलग देशों की संस्कृतियों से, सभ्यताओं से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बच्चों, ये था इब्न बतूता का यात्रा वृतांत। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में कुछ रोचक तथ्यों का भी उल्लेख किया है। ये रोचक तथ्य जो थे दो वानस्पतिक उपज से संबंधित हैं, जिनकी चर्चा आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। ये एक पहला है नारियल और दूसरा है पान। नारियल के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि नारियल के वृक्ष की तुलना उसने खजूर के वृक्ष से की। उसने कहा कि बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी वृक्ष था नारियल का, जो देखने में बिल्कुल खजूर के वृक्ष के समान था। अंतर केवल इतना था कि एक में काष्ठ जैसा फल लगता था और दूसरे में खजूर लगता था। नारियल की तुलना उसने मानव सिर से की है। ये तो देखिए जो तुलनात्मक अध्ययन किया है यहाँ पर, पहले वृक्ष की तुलना की गई कि नारियल के वृक्ष जो था खजूर के वृक्ष के समान था, उसके बाद उसने नारियल की तुलना मानव सिर से की है। वो कहता है जिस प्रकार मानव सिर में दो आंख और एक मुंह होता है, उसी प्रकार नारियल में भी दो आंख और एक मुंह होता है। इसके अंदर का भाग हरे रंग का होता है जो मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इसमें रेशा होता है जो बालों जैसा दिखाई देता है। उसने इसमें रेशे की भी बात बताई है कि रेशा है जो बालों के समान लगता है। और उसने ये भी लिखा है कि यहाँ के लोग अपने जहाज़ों में कील नहीं लगाते हैं, बल्कि कीलों के स्थान पर वो इन रेशों से उसको सिलाई का काम करते हैं, सिलने का काम करते हैं। ये था उसका नारियल संबंधी विवरण। इसके अतिरिक्त उसने पान के बारे में भी उल्लेख किया है। पान के बारे में वो लिखता है कि पान अंगूर से तुलना की है पान की। वो लिखता है कि पान अंगूर की लता के समान है। दोनों की लताएं एक समान होती हैं, लेकिन पान में कोई फल नहीं लगता है। इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। उसको बड़ा विस्मयकारी लगा कि एक ऐसा वृक्ष है जो पत्ती के लिए लगाया जाता है, लता। उसने लिखा है कि पान को सेवन करने का तरीका भी उसने लिखा है। उसने लिखा कि इसको खाने के लिए इसमें पहले सुपारी खाई जाती है। सुपारी की उसने तुलना जायफल से की है। जायफल एक मसाला होता है जो सुपारी जैसा दिखाई देता है। उसने कहा कि इसके पहले सुपारी खाई जाती है। सुपारी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको चबाया जाता है और फिर उसके उपरांत पान की पत्तियों को इसके साथ चबाया जाता है। तो ये थे इब्न बतूता के दो ही बहुत ही रोचक तथ्य नारियल और पान के बारे में। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही।
आज हम लोगों ने अध्ययन किया है 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आए विदेशी यात्री अल-बिरूनी के बारे में, उसके यात्रा वृत्तांत के बारे में, उसके जाति प्रथा के विवरण के बारे में, उसकी कृति किताबुल हिंद के बारे में, और 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आए विदेशी यात्री इब्न बतूता के बारे में और उसके द्वारा दिए गए रोचक तथ्यों के बारे में। बच्चों, आज आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है अभ्यास के लिए। आप अपनी पुस्तक से सहायता लेकर, अपनी पाठ्य पुस्तक से सहायता लेकर एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आज हम लोगों ने ये सीखा कि विदेशी यात्रियों का विवरण तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे इब्न बतूता के बारे में, अन्य रोचक तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और तीसरे विदेशी यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।